तो प्रिज्म का एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं बेटे, राइट। तो उसमें जो फॉर्मूला थे, बेसिक फॉर्मूला न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके थे, कुछ उसमें अच्छे न्यूमेरिकल सब करेंगे। फॉर्मूला को जस्ट रिकैप कर ले हम लोग। तो प्रिज्म में हम लोग क्या देखे थे, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। कोई भी रे, ये एयर मीडियम हो गया, ये मान लेते हैं फॉर प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है। तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर देते, ये इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पर, नॉर्मल ड्रॉ किए, फिर बेंड किया, फिर इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ई, राइट। ये हो गया तुम्हारा आई, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, डेविएशन, दिस इज डेविएशन। क्या क्या फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, एक तो अपना था A इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। फिर डेल क्या था, डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये दो फॉर्मूला थे, राइट। इसी पर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चले प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके थे। पहले बेसिक वाला एक कर ले, तब एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं। ये मान लो फॉर एग्जांपल 60 डिग्री दिया हुआ है और I 45 डिग्री। प्रिज्म जो है ग्लास से बना हुआ है, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। फाइंड एंगल E, इमर्जेंस एंगल, और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर्मूला इधर लिख देता हूं मैं, A इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A। तो फर्स्ट फाइंड दी R1 को स्नेल लॉ को यूज करके फाइंड कीजिए। फर्स्ट सरफेस पर स्नेल लॉ यूज कीजिए। रैंडम डाटा डाला, हो सकता है इधर उधर हो जाए कुछ। आई एयर है मीडियम, प्रिज्म के बाहर सराउंडिंग मीडियम एयर ले लिए। 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू 1.5 साइन R1। डाटा हाँ डिफरेंट हो सकता है, एक काम कर लें, इसको 1/√2 है ना, तो हाँ इसको √2 ले लेता हूँ, तब सॉल्व हो जाएगा। म्यू इक्वल टू √2 ले लो बेटे, म्यू इक्वल टू √2। तो ये साइन 45 कितना हो गया, √2, यहाँ पर √2 ले लेते हैं। साइन R1 इधर आ जाएगा √2, साइन R1 इक्वल टू 1/2, ठीक है। इट मीन्स R1 का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, R1 का वैल्यू 30 डिग्री। R2 निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, A इक्वल टू R1 प्लस R2 से, A इक्वल टू R1 प्लस R2 से। तो A दिया हुआ 60, क्या
कहाँ पर? हाँ 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 60 डिग्री, बस सिंपली एंगल दोनों साइड एंगल है ना, दोनों साइड एंगल है। तो ये 60, R1 30 डिग्री, R2 भी 30 डिग्री आ गया, R2 भी 30 डिग्री आ गया। और फिर इस सरफेस पे अगेन स्नेल लॉ फिर यूज कर लेंगे यहां पर। तो म्यू दिया हुआ √2 sin 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई, राइट। √2 sin 30 हो गया 1/2 साइन ई, ये कट के √2 आ गया। इट मीन ई इक्वल टू इमर्जेंट एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद अब डेल निकाल लेंगे, आई भी मालूम हो गया, ई भी मालूम है, ए भी मालूम है। वो 1/2 साइन कौन ये? हाँ साइन 30 1/2 है ना, कट के 1/√2 आ गया। अच्छा हाँ काट के 1/√2 45 डिग्री। तो आई अपना है कितना? आई 45 45 45 प्लस 45 डेल कितना हो गया? 45 आई हो गया, ई भी 45, ए 60, 90 माइनस 60 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। चलो फॉर्मूला का प्रैक्टिस हो गया। अब एक अच्छा प्रॉब्लम इसके बाद करते हैं, देख लो इसको। सब दोनों जगह स्नेल लॉ, ठीक है। चलो अब अच्छा प्रॉब्लम है, इसके बाद इसमें अपना दिमाग लगाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ 120 डिग्री, और प्रिज्म जो विशेष मटेरियल से बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ये एयर मीडियम है, बाहर में एयर मीडियम। फाइंड एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए था। Find angle E and angle of
डेविएशन। डेटा सही है, डेटा एकदम सही है 110। क्या हो रहा है? वो कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? गड़बड़ नहीं जा रहा है। वो कौन सा फेनोमेना होता है वो जिसमें 90 डिग्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं ग्रेजिंग। इसमें 90 डिग्री पे होकर के पूरा स्लाइड करते हुए हाँ, ग्रेजिंग फिनोमेना। देखें क्या हो रहा है, मैं भी करता हूँ। वहां तक पहुंच गए तुम लोग? करो करो, उतना पहुंचो सारे। अब क्या ग्रेजिंग हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है डायग्राम से? इज इट पॉसिबल? ड्रॉ करके देखो तो किसी तरह से। देखो क्या हो रहा है यहां पर। एयर 1 साइन 60, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 साइन R1, साइन R1, साइन 60 के वैल्यू √3/2, √3 साइन R1, √3 उड़ गया, R1 इक्वल टू 30 डिग्री, R1 इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक। अब बड़ा समस्या यहां पे आ रहा है, ये यदि फॉर्मूला यूज करते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, R2 आ जा रहा है 90 डिग्री। सारा चीज कैलकुलेशन सब कुछ सही है, प्रॉब्लम भी सही है, लेकिन अब आ गया 90 और 90 डिग्री ड्रॉ भी नहीं कर सकते। कैसे ड्रॉ होगा? यानी इस पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा? परपेंडिकुलर बहुत टफ। तो देखो, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पर। हम भी सही है, प्रॉब्लम भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग को चकमा दे रहा है। ऐसे प्रॉब्लम में दिमाग का अपना तीसरा दिमाग, खुरपाती दिमाग लगाना पड़ेगा। खुरपाती दिमाग ये ध्यान से देखो, एक तो ये तो अब संभव है कि इस फेस पर जाकर रे यहां के बाद रिफ्रैक्टेड रे जो है यहां पर जाकर टकराएगा नहीं। दिमाग में तो सेट हो गया। दूसरी तरह से भी इसको लॉजिकली भी और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना, ये नॉर्मल तुमने ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री, ये ट्रायंगल ABC, ये 120, ये 60, ये 0 डिग्री। इज इट पॉसिबल? 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता है। तब खुरपाती दिमाग क्या इस प्रिज्म में एक ये भी तो हो सकता है, इस पर भी जाके तो टकरा सकता है, इस पर तो होगा नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? दो साइड, दोनों सरफेस क्या होना चाहिए, एक दूसरे के आजू बाजू में होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये भी साइड तो इसका आजू बाजू में हो गया। रिफ्रैक्शन में ग्लास के रिफ्रैक्शन और इसमें यही प्रिज्म, यही डिफरेंस है। प्रिज्म में हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में ही, जो सरफेस, जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो डिफाइन कर रहे हैं, दोनों जो सरफेस है जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो ये भी हो सकता है। ट्रेडिशनली हम लोग जनरली अभी तक 99.9 पे इसी को लेकर चलते थे, ये तो होगा नहीं, बच गया ये। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये रिफ्रैक्ट होकर ये नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, ये ऐसे 30 डिग्री जा सकता है ना?
एंगल भी तो फिर उधर ही करेगा। तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल से ऐसे, नहीं जैसे A 120 है ना, वो तो रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 120 हाँ, अच्छा हमको लगा साइड चेंज होने ना 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 ना, यहाँ ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं मालूम है, ठीक है, इट्स ओके, वो देखेंगे क्या होगा। जब तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जाके ये टकराएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब ये क्या हुआ, यहां से आके यहां टकरा गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किए। अब पहले, अब ये एंगल यहां पे निकाल लो, ये एंगल कितना होगा, आई, ये आई। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं, 90 डिग्री नहीं होगा कौन, ये वाला, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए ना, ये देखो, ये नॉर्मल था, ये 30 डिग्री हो गया, यही हो गया ना, ये 90 डिग्री है, हाँ तो ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ये एम पी क्यू, ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए। आप इस सरफेस पे भाई टकराएगा तो इसका इंसिडेंस एंगल निकालना पड़ेगा ना नॉर्मल से। तो क्या हो गया, ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो 90 प्लस 30 120, 120 हो गया। अच्छा 120, अच्छा ये एंगल नहीं मालूम है, ये एंगल दिया हुआ, सॉरी ये एंगल 30 दिया हुआ है, मेरे से गलती हो गया, ये एंगल 30 दिया हुआ है। वो 150 हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 ना, 120 प्लस 30 150 एंड 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब चले, अब यहां पर क्या होगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट में आइडिया दे रहा हूं कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जनरली 99.9% 45 डिग्री से ऊपर होगा, तो आप डेफिनेटली चेक कीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तुक्का है, प्रैक्टिस है, जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते जनरल ट्रेंड क्या हो गया है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, दिस इज नॉट, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसका, 45 डिग्री से ऊपर जाने पर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूर चेक करना होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, साइन सी इक्वल टू 1/μ, वही है ना, एयर है सराउंडिंग, एयर है सराउंडिंग, तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्या हो जाएगा इसके लिए, इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल C इक्वल टू 1/μ, म्यू दिया हुआ 1/√3, 1 ना फिक घर बात, एयर का हो गया ना, 1/μ, ठीक है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, 1/√3, ठीक है, तो 1/√3 किसका, किसी का है √3 नहीं, √3/2, √3/2, कहने का मतलब क्या होगा, यानी 1 से तो कम आ गया, वो तो पक्का हो गया। sin 45 1/2 होता है, sin 45 1/2 होता है, sin 45 से बड़ा है, sin 45 1/2 हो जाता है। सॉरी sin 45 से छोटा है, हाँ, तो एक काम कर लें, एक काम कर लें, एक उपाय और है इसका, यदि ये साइंस ये कितना गया, ये 60 डिग्री आ गया ना, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो √3 sin 60 हो गया ना, स्नेल लॉ यहां यूज कर लें, √3 sin 60 इक्वल टू एयर का इंटू sin R2, ठीक, sin 60 कितना हो गया, sin 60 √3/2, √3/2, यही ना बेटे,
क्लियर? इक्वल टू क्या आ गया, साइन R2। ये कितना आ गया साइन R2, 3/2 आया क्या, 3/2 होगा। साइन के वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1.5 है, करीब आ गया। ये कितना है, 3/2 ना, 1.5, यानी R2 इज दिस इज, इट मींस रिफ्रैक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? इट मींस क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर होगा यहां। देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है ये। पहले तो हम लोग A की मदद से R2 का 90 डिग्री निकाले थे, हाँ तो 90 डिग्री तो देखो तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसी साइड पे 90 R2 कहां से निकले, उसके लिए नॉर्मल इंसिडेंस आई क्या होना चाहिए, ड्रॉ भी तो करेंगे, प्रैक्टिकली भी तो पॉसिबल होना चाहिए। नॉर्मल के सूत्र में। हाँ तब पॉसिबल भी नहीं है। यहीं देखो ना, न्यूमेरिकली ये भी जस्टिफाई हो ही नहीं रहा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो आप कहां से कर दीजिएगा रिफ्रैक्शन, जब हो यहाँ पर ये 0 डिग्री हो ही नहीं सकता, ये इस सरफेस पे जाएगा ही नहीं। अच्छा यहां भी गए तो यहां भी देख ले रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, तो यहां भी क्या हो गया, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां से क्या हो गया, ये इधर चला गया, एंगल 60 डिग्री, ये R2 यहां पर 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पे फिर चेक कीजिए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हम लोग, ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल इस तरह से ये आ जाएगा 60 90, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्मल से 30 डिग्री बना लेगा। ठीक है, दो इस तरह से है ना, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दोनों। हाँ अब वहां पर ये साइन 30 आ गया। ठीक है, अब वहां पर स्नेल लॉ, क्योंकि ये निकालना है, निकालना क्या है, एंगल ई, इमर्जेंस ऑफ एंगल। तो यहां पर फिर स्नेल लॉ यहां पर यूज कीजिए, अब 60 डिग्री आ जाएगा ना, म्यू ये हो गया √3 साइन 30, साइन 30 1/2 और एयर हो गया साइन ई, साइन ई √3/2, यानी ई का वैल्यू 60 डिग्री, ई का वैल्यू 60 डिग्री। अब एंगल ई निकल गया, डेल निकाल लेंगे, I + E - ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहां पर, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग यहां पर, ये इस पर तो हुआ ही नहीं, 120 यानी 30 डिग्री वाला। देखो एंगल, अब यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या लेंगे, लेंगे तो वही लेंगे 120 ही, एंगल ऑफ प्रिज्म 130 नहीं लेंगे, इस पर हुआ नहीं ना, हुआ नहीं ना, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म तो 120 डिग्री लेंगे। ये क्या है, डेल निकालने के लिए। अब देखो एक्चुअल में रे कहां जा रहा था, ध्यान से देखो, डेल क्या हो गया, डेल यही हो गया ना, ये नहीं प्रिज्म रहता तो इस तरह से जाता, राइट। अब रे रिफ्रैक्टेड रे इधर निकल रहा है, तो इधर आंख रहेगा तो हमको ये मिलाएंगे तो डेल तो यही देगा ना, राइट। तो डेल क्या हो गया, डेल इक्वल टू जो हम लिखते थे ना, I + E - A। हाँ तो I कितना है 60, E 60 और ये 120, 0 डिग्री आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन 0 आ जा रहा, एंगल ऑफ डेविएशन 0 आ जा रहा। लेकिन हाँ 1 मिनट तो चेक कर लेने देना, R1 R2 R1, यानी इसका मतलब या ये हो सकता है, इसी के पैरेलल इसे ऐसे निकल सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये कितना है 60 आया है ना, 30 60, इसके दम ठीक पैरेलल में निकल जाए, इसके ठीक पैरेलल में निकल जाए तो 0 डिग्री आ जाएगा। न्यूमेरिकली जो आ रहा है 0 डिग्री, न्यूमेरिकली 0 डिग्री। तो इस तरह से प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कर, इसके पहले वाला तो सिर्फ डेटा पे पुट करना था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। चलो तो प्रॉब्लम इससे ज्यादा आएंगे नहीं बेटे। अब
कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप के ही कॉन्सेप्ट है। क्या है अब कॉन्सेप्ट सीखना है? एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में ही। एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन देखेंगे, वेवलेंथ पे कैसे हो रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म में कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे वेरी करेगा, राइट? इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहेगा variation of angle of deviation, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, किस किस फैक्टर पर वैरी करेगा, उस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड यहाँ बच्चे गलती करते हैं। जो चीज आसान होता है उसमें ज्यादा गलती होने की चांसेस, राइट? तो पहला क्या कर रहा है कि जो प्रिज्म बना हुआ जिस मटेरियल का, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा, राइट? प्रिज्म का जो इस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल का यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। ये प्रैक्टिकल डाटा है प्रैक्टिकल डाटा। दूसरा उसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी ध्यान देने का है। दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान से देना, ये दिस सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रैक्टिकल डाटा है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहने का मतलब ए की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म ए का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे डेल बढ़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला का उल्टा। व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ प्रिज्म यदि हम बढ़ाते हैं, मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली ये देखा गया कि डेल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है आपका? डेल इक्वल टू व्हाट यू आर राइटिंग, आई प्लस ई माइनस ए, यही है ना फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं? ए का वैल्यू बढ़ाएंगे, ए का वैल्यू बढ़ाने से मैथमेटिक्स क्या कर रहा है? डेल डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखो, दोनों उल्टा है। मैथमेटिकल फॉर्मूला ए का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, सबसेक्शन हो रहा ना। डेल का वैल्यू ए का यहां मैथमेटिक्स में देख रहे हैं, बढ़ाने पर डेल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। बाई प्रैक्टिकली देखा गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ही बढ़ा रहे हैं, डेविएशन उतना ही ज्यादा हो रहा है, डेविएशन उतना ही ज्यादा हो रहा है। 2 पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से भी डेविएशन बढ़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बढ़ाने से डेविएशन बढ़ेगा, राइट? और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टू मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज को ध्यान देना है। यहां भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट देता है। क्या कर रहा है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, उसके वेवलेंथ पे कैसे डेविएशन डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कहने का मतलब लैम्डा की बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा की बात कर रहा हूं। वेवलेंथ ऑफ लाइट यदि इंक्रीज कर रहा है, राइट,
डेविएशन कम होगा। आप ऑलरेडी जानते हो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा। 7 कलर्स में जब आप प्रिज्म आप ड्रॉ करते हो ना, ये सनलाइट जब पड़ता है, राइट, जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हो यहां पर नॉर्मल ड्रा के सातों 7 कलर्स स्क्रीन पर, टॉप पे रेड, ये भी होता है ना, क्या है BI क्या बेटे, ज्यादा। ये देखो सबसे नीचे ये क्या है, विब्रियो। इसमें क्या है, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, विब्रियोर में वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है 7800 एंगस्ट्रम के आसपास, और वायलेट का वेवलेंथ 3800 के आसपास, रफली 4000 भी बोलते हैं और 8000 भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड, तभी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तभी तो सुबह में शाम में रेड कलर सूरज दिखाई देता है। 10th में पढ़े है ना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेवलेंथ ज्यादा होने मतलब ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यदि हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। ठीक है, पहला क्या देखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं, डेविएशन इंक्रीज किया। दूसरा हम लोग देखे एंगल ऑफ फ्रीज बढ़ा रहे हैं, डेविएशन इंक्रीज किया। वेवलेंथ बढ़ाने पर डेविएशन डिक्रीज करेगा। अब यहां पर क्या होगा, विब्रियोर में हम क्या देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी उल्टा। सबसे अब यहां ये देखो लाइट रहता तो स्ट्रेट जाता ना, ये देखो रेड का सबसे कम डेविएशन और वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन। तो 3 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे, डेविएशन इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद एंगल ऑफ फ्रीज बढ़ाएंगे, डेविएशन इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ बढ़ाएंगे, डेविएशन डिक्रीज करेगा। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, मेडिकल इस सब के लिए तो है। अब उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डेविएशन डिपेंड करेगा। टॉपिक अपना क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक कौन कौन सा फैक्टर पे देखे एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देख लिए, एंगल ऑफ फ्रीज पर देख लिए और वेवलेंथ पर देख लिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई पर कैसे डिपेंड करेगा, ये सबसे ज्यादा मजेदार चीज है। इसमें कॉन्सेप्ट सीखना भी है हम लोग को, और कॉन्सेप्ट आपका पक्का रहेगा ना। इसके 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसे थ्योरेटिकल आते हैं बेसिक क्लियर, यदि नहीं बच्चा पढ़ेगा तो हिलाते रहेगा, नहीं हिलेगा, और क्विक उसको तुरंत आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। 4th पॉइंट लिख लिया मैं, ऊपर वाला मिटा दो। हाँ हाँ, तो मतलब ये पहले मतलब जो आगे रहेगा उसका कम है कि ज्यादा, ये देखो एरो देने का मतलब बढ़ते हुए जा रहा है, सबसे ज्यादा। ये बात है, रेड सुबह में दिखाई देता है, शाम को दिखाई देता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा।
देखते हो रेड लोग कपड़ा पहनता दूर से ही दिखाई देता है। ओ रेड लाइट में, रात में भी देखते हो सब पट्टी पे रेड दिया रहता है, डार्क रेड से अलर्ट रहिए। इसीलिए लगता है तुम भी ट्रैक सूट पे अपने यहाँ रेड दियो कि सावधान रहे, कोई टकराए नहीं मुझसे। फोर्थ पॉइंट क्या है? थर्ड हो गया ना। फोर्थ पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई की बात करेंगे अब। यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत कुछ सीखना है हम लोग को कि कैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा है आई पर। इसका भी एक प्रैक्टिकल ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ डिजाइन क्या किया गया है, एक्स एक्सिस पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस रखे हैं आई, और वाई एक्सिस पर एंगल ऑफ डेविएशन। देखा क्या गया है, जैसे जैसे आई का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, डेल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आई के वैल्यू शुरू में इंक्रीज किए, डेल का वैल्यू डेविएशन डिक्रीज कर रहा है। एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ आई डेविएशन मिनिमम होगा, एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ आई डेविएशन डेल मिनिमम होगा, किसी एक आई के वैल्यू के लिए, एक से ज्यादा नहीं। इसमें ये पॉइंट वो जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक एंगल पर ही, दो एंगल पे नहीं, किसी एक ही एंगल, यानी यहां पर वन पॉइंट ही एग्जिस्ट कर रहा है साफ। किसी एक वैल्यू पर आई इक्वल टू आई नॉट पर डेल जो होगा मिनिमम होगा, और उसके बाद फर्दर फिर इंक्रीज करते हैं तो डेल इंक्रीज करने लग रहा है। दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है। क्या हुआ, शुरू में आई इंक्रीज किए, डेल डिक्रीज किया, किसी एक वैल्यू पर आई का क्या होगा, वहां पर डेल मिनिमम होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा डेविएशन। उस मिनिमम वैल्यू के बाद फिर क्या हो रहा है, इफ यू आर इंक्रीजिंग अगेन आई, डेल इंक्रीज करने लग रहा है। दूसरा चीज खास बात क्या, ध्यान से देखो इस ग्राफ में क्या बता रहा है, किसी भी इस डेल मिनिमम को छोड़कर किसी अदर वैल्यू पर आप ध्यान से देखो, जिसका कि डेल दिया हुआ मान लो फॉर एग्जांपल 2, तो डेल इक्वल टू 2 पर हम क्या देख रहे हैं, आई का दो वैल्यू मिल रहा है ना। डेल मिनिमम को छोड़ दिया जाए तो अदर वैल्यूज पर डेल तो फिक्स है, डेविएशन तो फिक्स है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस दो हो रहा है। यानी जैसे डेल इक्वल टू 2 पर यहां सम वैल्यू होगा, यहां भी सम वैल्यू होगा, यानी एक वैल्यू पर दो आई का वैल्यू डिफाइंड हो रहा है। ये क्या चक्कर है, इसको भी समझेंगे। ना 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 ना, चक्कर क्या है, ये देखो, ये प्रिज्म बना दिए, ठीक है, ये आई हो गया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, मान लो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए डेल इक्वल टू 2 है फॉर एग्जांपल, यानी ये यहां पर 30 डिग्री मैंने दे दिया। फिर आई इक्वल टू, ये मान लेते हैं 60 डिग्री फॉर एग्जांपल है, आई इक्वल टू 60 डिग्री पे भी डेल 2 ही है। वो क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। अब इसको मैंने ड्रॉ किया, ये रे आ गया, और यहां पर रिफ्रैक्टेड रे मैंने 60 ले लिया। अब देखो खेल, ध्यान से इधर से देखे, आई 30 डिग्री डाला, डेल 2, इधर से देखे अब इंसिडेंट रे ये मान लिए, इंसिडेंट रे 60 डिग्री है, प्रिज्म तो वही रहा। इधर से क्या किए, 60 आई डाले, 30 ई हो गया इमर्जेंसी एंगल। तो हम क्या देख रहे हैं, डेल दोनों केस में डेल तो 2 ही रहेगा। जब इधर से 30 पे हम इंसिडेंट किए, इमर्जेंट एंगल आया 60 डिग्री, अब इस साइड से हम 60 पे डालेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ सेम है, तो क्या होगा, उधर 30 पे वो निकलेगा, डेल तो वही रहेगा 2,
अब यहां पर क्या हो रहा है, डेल मिनिमम पर, डेल मिनिमम पर कहने का मतलब जब डेल मिनिमम होगा उस समय क्या होगा, आई और ई का वैल्यू सेम होगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा, कोई कहे सर 30 डिग्री पर ये डेल मिनिमम मान लो अब आ गया 0.5 फॉर एग्जाम्पल, और मैंने दे दिया कि चलो 10 डिग्री ले लिया, ये नहीं 30 है ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर डेल मिनिमम दे रहा है, 45 डिग्री पर डेल मिनिमम दे रहा है, 45 डिग्री पे आया, चलो 60 से निकल गया मान लिया, ठीक है। अब क्या, फिर हम i इक्वल टू 60 रखेंगे, i इक्वल टू ये क्या कर रहा, एक ही वैल्यू होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं होगा, तो 60 डिग्री पर फिर 45 डेल भी हमको चाहिए 0.5, तो 45 डिग्री वो देगा नहीं। तो यही ये कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब डेल मिनिमम होगा तो आई और ई का वैल्यू से, जब डेल मिनिमम होगा, क्योंकि आई इक्वल टू आई नॉट एक ही वैल्यू है ना, दो तो है नहीं, इधर से भी 45 डेल 0.5, इधर से भी 45 डेल 0.5, बात की बात ग्राफ के हिसाब से जस्टिफाई भी है। ये डेल को डिपेंड करता है, क्या क्या, एंगल पे नहीं, 45 ही आई मिनिमम का होगा। वो तो ये ग्राफ देख के बताएंगे ना, ग्राफ का कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं ना, तो वैल्यू के हिसाब से मतलब वो तो प्रैक्टिकल, ये तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिकल डाटा से। ग्राफ जो भी ड्रॉ करते हैं, आप लैब में जाते हो, करते हो ना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करके फिर फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो ऐसा क्या है जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन कम ही आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिकल जैसा खेल है सारा क्या है, क्योंकि ये एनालिसिस हम किससे कर रहे हैं, इस ग्राफ से कर रहे हैं ना, यहां कोई मैथमेटिक्स नहीं है। एक्सपेरिमेंट आप जब करते हो कोई भी लैब में, क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट किए, टेबल बनाए, जो रिजल्ट आता है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ देख के आप कंक्लूजन लिखते हो ना, तो यहां भी उसी तरह से इस ग्राफ को ड्रॉ किया गया, इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा उसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, जब डेल मिनिमम होगा उस समय आई और ई का वैल्यू सेम होगा। और क्या कंसेप्ट दे रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, यदि हम आई का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, डेल डिक्रीज किया, किसी सर्टेन वैल्यू पर डेल मिनिमम होगा आई के किसी फिक्स एक वैल्यू के लिए, यानी ग्राफ इस तरह से नहीं है, अभी इस तरह से रहता, ऐसे रहता तब ना आप दो को पॉइंट बता देते, यहां फ्लैट रहता हॉरिजॉन्टल पर, तब ना आई का दो वैल्यू मिल जाता, फ्लैट तो है नहीं, ये आ रहा है इस तरह से, ये डेल मिनिमम तब पॉसिबल था जब ये इस तरह से फ्लैट रहता, कुछ फ्लैट तो है नहीं, नहीं अदर, फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या है, किसी अदर वैल्यू डेल के लिए आई का दो वैल्यू है, वो क्या कर रहा है, एक बार इधर से देखो, एक बार इधर से देखो, इसमें भी इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ करा एक ही आई का भाई वैल्यू रखो, इधर से देखे आई तो भाई वही रख देते हैं, उधर से भी देखे थे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस मिनिमम के केस में सेम होगा, राइट। फॉर अदर वैल्यू ऑफ डेल आई का दो वैल्यू, मतलब एक बार इधर से लेफ्ट से देखे और फिर राइट से देखे, दो वैल्यू मिल जाएगा। तो किसी एक वैल्यू पर तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि यदि आपसे पूछा जाए, ये थ्योरी में स्टेटमेंट में भी दे सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या हो रहा है, इफ यू आर इंक्रीजिंग दी आई सर्टेन वैल्यू के लिए डेल मिनिमम होगा, फॉर अदर वैल्यू ऑफ आई, फॉर अदर वैल्यू ऑफ डेल वी हियर यू आर टेकिंग टू वैल्यूज ऑफ आई, दो आई का वैल्यू मिल रहा है,
दूसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आईटी में भी क्वेश्चन पूछा है, यहां ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, इधर से आया ये इधर फ्लैट हो जा रहा हल्का, यानी ये डिस्टेंस दोनों बराबर नहीं है। ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस कम है x1 और ये x1 ले लिए, ये x2 ले लिए, सिमेट्रिक नहीं है ना। यहां पर क्या है कि आपका x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, समझ गए बेटे, पैराबोला नहीं है ना, सिमेट्रिक है। ये इस तरह का ग्राफ हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये डिस्टेंस दोनों साइड से ये दोनों बराबर होंगे। ये ग्राफ आया इस तरह से, नॉट सिमेट्रिक। तो ये विड्थ जो होगा सेंटर मिनिमम से, ये विड्थ और ये विड्थ दोनों डिफरेंट है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, x2 ग्रेटर देन x1। अब देखो इसी पर प्रॉब्लम दिया गया था आईआईटी में, क्या प्रॉब्लम है उसको अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। जो प्रॉब्लम पूछा, ये सब जो हम लोग खेल खेले हैं उसी प्रॉब्लम के लिए खेल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था, ये तो ऑब्जेक्टिव में सब में देगा, जब डेल मिनिमम होगा तो रिलेशन ए बी सी डी, आई इक्वल टू ई, आई नॉट इक्वल टू ई, लाइक दैट, इस तरह से 4 ऑप्शन देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यहां से बनेगा, ठीक है। व्हेन डेल इज मिनिमम, आई यानी इंसिडेंस ऑफ एंगल पर डिपेंड करता है फॉलोइंग कंडीशंस। तो कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे, उस पर कंडीशन में ही डेल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये x1 और x2 दोनों डिफरेंट है, इस पर कैसे आईआईटी क्वेश्चन दिया होता है उसको ध्यान से देखो। इसको मिटा दूं मैं, क्वेश्चन क्या है, फॉर a particular value, for a particular prism at I equal to 32 degree, del मिनिमम एग्जिस्ट, यानी I इक्वल टू 32 डिग्री पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, दैट इज गिवन। फॉर I इक्वल टू 25 डिग्री, I इक्वल टू 25 डिग्री, for a particular value of I equal to 30 degree, del equal to del minimum, for I equal to 25 degree, what can be possible value of E? What can be possible value of E? E का पॉसिबल वैल्यू बताना है। क्या क्या दिया हुआ है, A 37 डिग्री, B 35 डिग्री, C 39 डिग्री, D 40 डिग्री। डेल इक्वल टू 32 डिग्री पर मेरा डेविएशन मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर I इक्वल टू 25 डिग्री के लिए, इफ द इंसिडेंस एंगल इज 25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ नहीं, उसी ग्राफ से ही है सॉल्यूशन, मैं बता दे, वो ग्राफ ही सॉल्यूशन है, ग्राफिकल है वो जो अभी बताया, तभी तो इतना मेहनत मैं किया, इसी क्वेश्चन के लिए मेहनत किया हूं।
इसी क्वेश्चन के लिए मैं मेहनत किया हूं। पहले ड्रॉ द ग्राफ, जो डाटा दिया हो उस डाटा को वहां एंट्री मारो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर मारो, हल्का सा दिमाग पे जोर डालो। मैं भी तब तक ड्रॉ कर लेता हूं ग्राफ। डेल आई (32°), यहां पर डेल मिनिमम है, ये हो गया 25 ले लेते हैं। हमें I = 25° के लिए E का वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि मेरे टाइम भी 1 साल या 2 साल के बाद इस तरह का क्वेश्चन आया था, इधर फिर आया, दोबारा रिपीट हुआ। मेरे साल तो नहीं, लेकिन हमको याद आ रहा है कि या तो 1 साल पहले, क्या कि उस समय भी मैं ये क्वेश्चन इस तरह का बनाया था, उतना दिन पहले की बात बोल रहा हूँ। हाँ, यानी 93 या 94 में ये क्वेश्चन फिर अगेन रिपीट किया 2010 के बाद। क्या है देखो बेटे, अब ये क्या कर रहा है, डेल = 25° पर ये मान लो जो भी वैल्यू होगा डेल, हम क्या भी पढ़े, किसी एक वैल्यू डेल के लिए 2i होगा। 2i कहने का मतलब दूसरा क्या होगा, ये i हो गया तो दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंसी तो है ना। क्या देखे थे हम लोग, ये प्रिंट ड्रॉ किए थे, यही किए थे ना, ये ड्रॉ, ये I, दूसरा E, IE, यही तो ये I1 यही I2 हुआ था ना, हुआ था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्टेन वैल्यू ऑफ 25°, जो सर्टेन वैल्यू ऑफ डेल के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग, यही तो E हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या देखे थे, ये वेट और ये वेट, ये ज्यादा रहा, इससे थोड़ा ज्यादा है। ये कितना वेट है, टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर ये 7°, यानी यहां पर ये 7 से जस्ट ज्यादा होगा, जो भी होगा 7 से ज्यादा होगा। तब देखो, अगर ऑप्शन 43 तो वो नहीं ना देगा, वो देगा ही नहीं, वो इसी कॉन्सेप्ट के लिए बिट दिया है। 37, 35 नहीं, 39 ज्यादा ज्यादा इक्वल बच्चा सोच लेगा। ऐसे कोई सोचे नहीं, मतलब बच्चा कोई बनाते समय इतना कोई ज्यादा आईटी के लिए तो यही डेप्थ है, आईटी तो यही खोजता है ना। तो वो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, यही तो कॉन्सेप्ट था, x1 x2, x2 ग्रेटर देन x1। दूसरा चीज, ये कहां से आया था, ये फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट है, पैराबोलिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये जो दो हम बोल रहे हैं सर्टेन वैल्यू ऑफ डेल के लिए, दो आई कन्वर्ट, एक आई हुआ तो दूसरा ई हुआ, दूसरा ई होगा। ठीक है बेटे, क्लियर। तो इस तरह से एंगल ऑफ प्रिज्म का हम लोग का कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग करेंगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, जो कि अब 12th में ही पढ़ना है, मिरर से ही। स्पेक्ल मिरर का हम लोग अभी तक क्या देखे थे,
रिफ्रैक्स वो आपका देखे थे, ये रिफ्लेक्शन देखे थे, रिफ्रैक्शन नहीं देखे हैं। रिफ्लेक्शन पर है ना मिरर का, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन, स्पेकल मिरर का, वो अब इसके अब ज्यादा नहीं है, वो है लेंस रह गया, बस खत्म। उसमें फॉर्मूला भी है आपका n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो कल उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उससे प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक ये आपकी लेंस बच जाएगा, 2 से 3 लेक्चर में खत्म। हाँ आज फ्राइडे है ना, हाँ फ्राइडे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं। तो लाइट को जितना जल्द से जल्द 10 दिन में हम लोग निपटा देंगे। ये इसमें 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंटरफेरेंस वाला ये सब उसमें भी 5-6 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं। संडे को